सत्र की शुरुआत करते हैं सर के लेक्चर के साथ। तो जोरदार तालियों के बीच प्रोफेसर डॉक्टर राकेश हयाल सर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक रिलेशंस पर। सर आपका स्वागत। पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन स्कूल के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष थलेड़ी जी, प्रोफेसर पांडे जी, डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर शैली जी और हमारे जो यहाँ पर कर्नल्स जो आर्मी फोर्स के हैं एज ए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं, और मेरे सभी शिक्षार्थी और विद्यार्थी, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और ये मेरा सौभाग्य है। जीवन संघर्ष से ही चलता है और जब जीवन संघर्ष से चलता है तभी आगे बढ़ता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे अभी थलेड़ी जी ने कहा कि आप सिर्फ एक चीज़ पकड़ते हो, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मास, उसके नाम से ही जो है उसकी परिभाषा परिलक्षित होती है। आप उसमें से 10% को लेकर 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च करते हो, उसके बाद भी आप क्लास में नहीं आते, ठीक है ना? तो ये बड़ी विडंबना है। नंबर एक बात, कितनी फीस है बीजेएमसी की एक सेमेस्टर की? कितनी? 50,000 मान के चलो, और साल भर के 1 लाख मान के चलो। उसके बाद भी आप जो है क्लास में नहीं आते। क्लास में ना आए और जो आपके टीचर्स आपके लिए इतना सोच रहे हैं कि कोई आपके यहाँ एग्जामिनर आ रहा है और उसका एक लेक्चर करवा दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आप गंवा दे रहे हैं। तो मास का मतलब मास सोचना है, ठीक है ना? जब आप सोचेंगे मास, है ना, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना? और जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो, आप जैसे अभी कहा थलेड़ी जी ने कि आप सिर्फ, आपको ये लगता है कि आपको पत्रकार बनना है। मैक्सिमम हमारे यहाँ भी यही होता है, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही कि जर्नलिज्म कोर्स करने का मतलब पत्रकार बनना है, और वो मतलब पत्रकार तो बनते नहीं, लेकिन पत्रकार जैसा व्यवहार, पत्रकार जैसी भाषा वो क्लास में शुरू कर देते हैं कि हम तो पत्रकार हैं, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का एक पार्ट है मास कम्युनिकेशन का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें आप अपने चॉइस से जो चीज़ आप जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, जिसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उस तरफ आप अपना फोकस करिए, वो अलग मैटर है, ठीक है ना? तो मास कम्युनिकेशन का पब्लिक रिलेशन जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना? पब्लिक रिलेशन मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं, ठीक है ना? जर्नलिज्म उसका टूल है। जर्नलिज्म क्या है? उसका टूल है। लेकिन पब्लिक रिलेशन क्या है? एक बड़ा स्कोप जिसमें है, ठीक है ना? पब्लिक रिलेशन आपके पास है सिलेबस में, बैचलर में है। तो पब्लिक रिलेशन की परिभाषा आप जानते हैं, पब्लिक रिलेशन क्या है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका पब्लिक रिलेशंस का कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, और उसके बाद पब्लिक रिलेशन के एक जो पीआर पर्सन होता है, एक पीआर प्रोफेशनल जो होता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है ना? और उसकी क्वालिटीज़, उसके गुण क्या होने चाहिए, और किस किस क्षेत्र में इसमें स्कोप है, इन पर हम विशेष, इन बिंदुओं पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का पब्लिक रिलेशंस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है किसी उद्देश्य को लेकर। किसी कोई ऑब्जेक्टिव होता है, बिना ऑब्जेक्टिव का कोई पब्लिक रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना? वो चाहे व्यक्तिगत हो या संस्थागत हो। ये भी एक बहुत बड़ा पीआर मैनेजमेंट है जो प्रोफेसर सुभाष थलेड़ी जी ने किया आज। ये भी तो पीआर का एक पार्ट है कि एक आदमी, एक एक्सपर्ट एग्जाम के लिए आ रहा है और आपने उससे एक लेक्चर करवा दिया, ये भी तो पीआर का पार्ट है।
भाई उन्होंने क्या किया, उनके जो रिलेशंस हैं उनका उपयोग किया ना अपने संस्था के लिए। यही तो उद्देश्य है पीआर का, ठीक है ना। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब है फॉर एनी ऑब्जेक्टिव, फॉर द अचीव एनी ऑब्जेक्टिव रिलेशन विद पब्लिक देयर स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्या करना, रिलेशन इस्टेब्लिश करना, और इस्टेब्लिश करने के बाद उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जो पीआर पर्सन होता है। जो कौन होता है, पीआर पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी कहते हैं, पीआर पर्सन भी कहते हैं, पीआर मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, संस्था के हिसाब से उनके नाम अलग अलग होते हैं। पीआर एक ऐसी चीज़ है कि जो क्या करती है, दो समूहों को जोड़ती है, या एक व्यक्ति और दो व्यक्तियों को जोड़ती है, या एक व्यक्ति और एक समूह को जोड़ती है। हर सेक्टर में पीआर होता है, चाहे आर्मी सेक्टर में चले जाइए, आप फोर्स में चले जाइए, आप सिविल में चले जाइए, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हर जगह पीआर है, ठीक है ना। और ये जो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, आपका प्रिंट मीडिया हो गया, आज के डेट में सोशल मीडिया हो गया, न्यू मीडिया जो भी है, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये पीआर के बहुत ही कैसे है, सरल और सुलभ टूल्स हैं, औजार हैं, ठीक है ना। पीआर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पीआर को समझना है कि पीआर है क्या, और पीआर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके टूल्स क्या क्या हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, सुभारती विश्वविद्यालय में आप पीआर देख रहे हैं, एज ए पीआरओ आप काम कर रहे हैं, एज ए पीआर पर्सन आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या होना चाहिए, आपको अपने संस्थान की, अपनी यूनिवर्सिटी की एक एक चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ये एग्जिस्टिंग क्या पोजीशन है, क्या क्या कोर्सेज चला रही है यूनिवर्सिटी, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी के, ठीक है, क्या आपका विजन है, ठीक है ना, क्या आपका मिशन है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप बताएंगे ना अपने स्टेक होल्डर्स को। आप पीआर पब्लिसिटी के लिए काम करता है, क्या करता है पीआर, पब्लिसिटी के लिए, ब्रांडिंग के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो आप ब्रांडिंग और पब्लिसिटी कब करेंगे, जब आपको क्या होगा, जिस संस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं, पीआर का काम कर रहे हैं, उसकी आपको एक एक जानकारी हो, एक एक चीज़ आपको पता हो, आपके यहाँ कितने कोर्सेज चल रहे हैं, कितने स्कूल्स हैं, ठीक है ना, आपके जो है कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ जो है इस समय इनरोल्ड हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप कब इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या उद्देश्य था, ठीक है ना, अब तक कितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो है पास आउट हुए, कौन से अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप क्या करें, इसकी जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स यूनिवर्सिटी के, उनको एक एग्जाम्पल के रूप में आप अपने स्टेक होल्डर्स के सामने रखोगे, तभी तो अच्छी ब्रांडिंग होगी ना, तभी तो अच्छी पब्लिसिटी होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीआर को समझना है, फिर अपने जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जिस चीज़ के लिए आप पीआर कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप पीआर कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखने होंगे। उदाहरण के लिए आप किसी राजनीति, किसी नेता के लिए आप पीआर का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कुछ और होंगे। किसी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आप कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, वहाँ के ऑब्जेक्टिव आपके और होंगे। आपके नेचर ऑफ जो फंक्शन ऑफ वो है, उसका नेचर ऑफ फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, आप सेट करोगे, अपना एजेंडा क्या करोगे, सेट करोगे। उसके बाद उसके बैकग्राउंड आपको पूरी पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, फिर अपना टूल सेलेक्ट करोगे, संस्था के हिसाब से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टूल्स, ठीक है ना, ये क्या करोगे, उसके टूल्स आप क्या करोगे, यूज में लाओगे, जिससे कि आपकी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से धरातल पर आ सके, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल के रूप में क्या ले रहे थे, सुभारती विश्वविद्यालय को ले रहे थे,
कि यहाँ के लिए यदि आपको पीआर करना है, आपका यूनिवर्सिटी का जो पीआर, तो उसको क्या करना है, पूरी यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद कितने कोर्सेज चल रहे हैं, कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, कितने यहाँ पर जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो स्टूडेंट्स गए हैं पास आउट करके, उनका भी डाटा उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो लोगों के सामने रखे, एग्जाम्पल के रूप में लोगों के सामने रखे, जिससे कि यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग हो। ठीक है ना। पीआर एक सेतु का काम करता है। क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है, एक संस्था और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में, एक सरकार और उसके पब्लिक के बीच में। ठीक है ना, जोड़ता है, एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ठीक है ना, एक सामंजस्य बैठाने का काम करता है। सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। जनता की जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम है, उनको जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टरेट होता है, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय होता है। उसका काम क्या है? यही उसका उद्देश्य होता है। हालांकि आज की डेट में प्रत्येक स्टेट की सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय केवल एक एड एजेंसी के रूप में रह गई है, केवल एड एजेंसी जो विज्ञापन बांटती है। पहले अपने हिसाब से मीडिया के जितने भी हुए उसको छांटती है और फिर बांटती है, केवल विज्ञापन। जबकि उसका उद्देश्य क्या है? उसको इसलिए स्थापित किए गए थे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसका नाम ही जनसंपर्क। जन और संस्थान का हित ही जनसंपर्क का उद्देश्य है। जन और संस्थान का हित ही जनसंपर्क का उद्देश्य है। जनसंपर्क दोनों तरफ उसकी क्या है, उसकी भागीदारी या उसका जो हम ये कहेंगे कि उसके जो उत्तरदायित्व हैं दोनों के लिए बराबर है। ठीक है ना। तो क्या जनसंपर्क निदेशालय की स्थापना इसलिए प्रत्येक स्टेट में की गई थी कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं जब जन जन तक पहुंचेंगी तभी तो उनका लाभ मिलेगा ना। लोगों को पता ही नहीं होता है कि सरकार द्वारा क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं। तो ये काम जनसंपर्क का होता है। यही किसी हम संस्था की बात करें, यही हम किसी जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें कि उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं और किन किन कोर्स में विशेष छूट बच्चों को एडमिशन में दी जाती हैं, क्या क्या यूनिवर्सिटी की कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स किन को पहुंचाना है? स्टूडेंट्स को पहुंचाना है। ठीक है ना, लर्नर्स को पहुंचाना है, तभी तो उनका फ़ायदा उठाएगा ना। या यूनिवर्सिटी कुछ हट के कर रही है अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ विशेष कर रही है, वो चीज़ें जब तक स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचेंगे तो उनका लाभ कैसे ले पाएंगे? स्टूडेंट्स नहीं ले पाएंगे ना। तो ये काम किसका है? पीआर पर्सन का है। ठीक है ना। तो सरकार, और यहाँ पर हमने दो चीज़ का एग्जाम्पल आपको दिया, एक सरकार का और एक यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना। तो सरकार में क्या होता है कि जितनी भी सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी जनहित में कोई योजनाएं हैं तो उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय का काम होता है। और जो समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को फीडबैक के रूप में फिर सरकार तक पहुंचाना उनका काम है। इसके लिए टूल्स होते हैं। इसके लिए टूल्स क्या हैं? जितने भी हमारे मीडिया के जो मीडिया के चैनल्स हैं वो सारे टूल्स हैं। बस सरकारी योजना हम विज्ञापन के माध्यम से भी देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, खबरों के माध्यम से भी देते हैं, प्रोग्राम बना कर भी देते हैं। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो उसमें सोशल मीडिया नहीं था, तो सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय क्या करता था, मुझे याद है कि एक बहुत ही वो एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजेस जितने थे वहाँ पर सूचना जनसंपर्क निदेशालय प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित कराती थी, जिससे लोगों को, बच्चों को अवेयर किया जाता था। क्योंकि जन जागरूकता ही जनसंपर्क का कार्य है। जहाँ ये किस में है जन जागरूकता करना? सरकारी सिस्टम में। लेकिन कहने का मतलब है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब जनसंपर्क किया जाता है, क्या किया जाता है? जनसंपर्क किया जाता है। किसी कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसके पीछे। तो सरकारी सिस्टम में क्या है कि जनहित का क्या है? उद्देश्य है। जन और सरकार के बीच सामंजस्य बनाना उद्देश्य है।
समझ रहे हैं आप? मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वहाँ पर उद्देश्य क्या है, उस तरह का है। और यूनिवर्सिटी में इस तरह का, यदि हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं तो कॉरपोरेट सेक्टर में क्या उद्देश्य होगा कि जो उनके क्या है, जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी, ब्रांडिंग करना, ठीक है ना? और उसको क्या करना, उनके जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके प्रति उनको क्या करना, जागरूक करना, उनकी ब्रांडिंग करना, उसकी पब्लिसिटी करना। अब स्टेक होल्डर्स का क्या, वहाँ पर दो तरह के पीआर होता है। वहाँ पर पीआर दो तरह का काम करता है, एक तो ब्रांडिंग करता है, एक पब्लिसिटी करता है, और एक जो कॉरपोरेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का काम करता है, एक सामंजस्य स्थापित करने का काम कर। क्या होता है, जब किसी भी संस्थान में जब जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, यदि उनके बीच में अच्छा सामंजस्य होगा, अच्छा समन्वय स्थापित होगा, तभी तो काम अच्छा होगा ना, और तभी तो संस्थान आगे बढ़ेगा। तो पीआर की इसलिए भी इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना? एक संस्था में यदि आपको संस्था को आगे बढ़ाना है तो संस्था के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पीआर के तहत होता है। और पीआर पर्सन या पीआर प्रोफेशनल या पीआर ऑफिसर इस काम को करता है, ठीक है ना? पता चला कि जो है एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, मैनेजमेंट को फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स रखी हैं, अच्छी जो है वो रखी, लेकिन क्या है कि एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है, उनको उसका बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सामंजस्य, संवाद स्थापित करके, सामंजस्य और समन्वय बनाने का काम किसका है? पीआर का है, एक पीआर पर्सन का, एक पीआर प्रोफेशनल का है, ठीक है ना? इसको कहीं कहीं पीआर मैनेजर भी कहते हैं। जनसंपर्क प्रबंधन, जब जनसंपर्क का प्रबंधन अच्छा होगा तो तब संस्था का प्रबंधन भी अच्छा होगा। आपने सुना होगा एक चीज़ कहते हैं ना, मीडिया मैनेजमेंट, सुना है? तो मीडिया मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, समझते हैं आप? दो तरह कैसे होते हैं मीडिया मैनेजमेंट? एक तो है कि मीडिया को संचालित करने के लिए, अपने मीडिया संस्थान को चलाने के लिए मैनेजमेंट, ठीक है ना? और एक अपने आप को, अपने संस्था को चलाने के लिए मीडिया का उपयोग करना, प्रॉपर उपयोग करना, एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित करना, बढ़िया संवाद स्थापित करना, वो भी मीडिया मैनेजमेंट होता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों का मीडिया मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, कहते हैं ना कि वो मीडिया उनके हाथ में है, कहते हैं ना कि मीडिया उनके हाथ में है, वो जो चाहे छपवा देते हैं, वो जो चाहे रुकवा देते हैं, तो वो भी मीडिया मैनेजमेंट है। दो तरह का मीडिया मैनेजमेंट, समझ गए आप? क्योंकि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको दोनों तरह का मीडिया मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है ना? एक तो कॉमन जो होते हैं, लेमैन होते हैं, पब्लिक होते हैं, उनका तो मीडिया मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मीडिया को मैनेज करना, कि जो खबर छपे, जो खबर चले वो हमारे हिसाब से चले, जो हम चाहें, इसलिए वो मीडिया को मैनेज करते हैं। पहले अरेंज करते हैं, फिर मैनेज करते हैं, और फिर वो मीडिया उनको कवरेज करती है, ठीक है ना? तो ये तो है, लेकिन एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स, जर्नलिज्म के लर्नर्स को मीडिया मैनेजमेंट का मतलब कि किसी भी मीडिया को, यदि आप किसी भी, चाहे आप न्यू मीडिया के क्षेत्र में अपना जो है क्या करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, या कोई आप मैगजीन चलाना चाहते हैं, या कोई आप अखबार चलाना चाहते हैं, या कोई आप जो है अपना टेलीविज़न या रेडियो चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, जो एक पूरा उसको इस्टेब्लिश करना इजी है, लेकिन उसको प्रॉपर मेंटेन रखना, उसको आगे बढ़ाना, एक जब अच्छा प्रबंधन होगा तभी आपका सिस्टम आगे बढ़ेगा, तभी आप उसको मेंटेन रख पाओगे, उसको इस्टेब्लिश रख पाओगे, ठीक है ना?
वो मीडिया मैनेजमेंट है। और पीआर के हिसाब से मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि अपने संस्था के लिए मीडिया का उपयोग करना, अपने संस्था की ब्रांडिंग के लिए मीडिया का उपयोग करना, अपने संस्था के पब्लिसिटी के लिए मीडिया का उपयोग करना, अपने संस्था के स्टेक होल्डर से और अपने संस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए मीडिया का उपयोग करना। ठीक है ना, समझ गए? तो जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट एक टर्म है। क्राइसिस मैनेजमेंट ये कब होता है? जब किसी भी संस्था में कोई क्राइसिस आता है। सपोज दैट किसी संस्था में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स टीचरों ने जानबूझ के फेल कर दिए एग्जाम्पल के रूप में, और बल्क में कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि बल्क में कर दिए तो क्या हुआ कि मीडिया में बात आ गई, जब पता चला कि जानबूझ के फेल किए हैं। ठीक है, 50 बच्चे जो है जानबूझ के फेल कर दिए, मीडिया में आया, क्या होगा? मीडिया में छपेगी। ठीक है, संस्था उस समय क्या करेगी? जब एक नेगेटिव छवि जो है क्या बनेगी? नेगेटिव छवि बनेगी। उस नेगेटिव छवि को पॉजिटिव छवि में बदलने के लिए जब मीडिया का प्रयोग कोई भी पीआर पर्सन करता है, कोई भी पीआर प्रोफेशनल करता है, कोई भी पीआर मैनेजर करता है, तो उसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया छोटा सा। ठीक है, या जैसे बड़े बड़े संस्थानों में क्या हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। संस्था किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप लोग ध्यान से, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं एक एक चीज़ पूछूंगा, रैंडमली पूछूंगा। ठीक है ना, किसी से पूछ सकता हूँ मैं। जब किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसकी कमी से? मैनेजमेंट की कमी से। ठीक है, मैनेजमेंट की कोई कमी से, किसी लापरवाही से कोई बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती है, और यदि वो मामला मीडिया में उछलता है तो क्या होगा? संस्था की बदनामी होगी, नेगेटिव छवि बनेगी समाज में। तो उस नेगेटिव छवि को और नेगेटिव में बढ़ने से रोकने के लिए और संस्था की छवि को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए, जब एक पीआर पर्सन, एक पीआर मैनेजर या एक पीआर प्रोफेशनल क्या करता है? मीडिया का सदुपयोग करता है उसकी छवि को सुधारने के लिए, तो उस समय उसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट ये भी पीआर का एक पार्ट है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि पीआर का काम क्या क्या है। ठीक है ना, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, कॉर्पोरेट, क्योंकि पीआर अपना आप में एक बृहद विषय है। ठीक है ना, ये 1 घंटे का लेक्चर नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। जब क्या होता है कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स या जो उनसे रिलेटेड जो पब्लिक है उनके बीच में जब अच्छे संबंध स्थापित करना चाहती है, वो चाहती है कि उनके संबंध अच्छे बने रहे। और अच्छे संबंध के लिए क्या, अच्छे संबंध क्यों चाहती है वो? छवि उनकी सकारात्मक बनी रहे, उनकी सकारात्मक छवि बनी रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, CSR से कहते हैं। CSR सुना आपने, पढ़ा? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो वो क्या करते हैं कि समाज के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको क्या करते हैं वो? उनको पूरे करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं वो कि कभी क्या किया, सोसाइटी में हेल्थ कैंप लगा दिया। ठीक है ना, कभी एजुकेशन कैंप लगा दिया, कभी अवेयरनेस कैंप लगा दिया, कभी कोई लीगल से रिलेटेड कोई कैंप लगा दिया। ठीक है ना, तो CSR जो क्या करता है इस तरह की, कभी क्या करता है कि जो है कोई फंडिंग कर दी समाज को। ठीक है ना, तो ये सोशल क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। ये भी किसका काम है? पीआर का काम है। क्योंकि हर तरह से अपने संस्था के प्रति पॉजिटिव छवि बनाने का उत्तरदायित्व किसका है? पीआर पर्सन का है, पीआर विंग का है, पीआर सेक्शन का, किसी भी संस्था का पीआर सेक्शन जो होता है। ठीक है ना, शॉर्ट में हम कहें पीआर का मतलब
पब्लिक रिलेशन जिसे हम कहते हैं, जनसंपर्क कहते हैं। और जनसंपर्क किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। वह उद्देश्य व्यक्तिगत भी हो सकता है, संस्थागत भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे व्यक्तिगत क्या हो सकता है, सपोज दैट मैं एक राजनेता हूँ, नेता हूँ ना, और मुझे समाज में चुनाव लड़ना है। मुझे क्या करना है, चुनाव लड़ना है। तो मैं भी एक अपने साथ एक पीआर पर्सन रख देता हूँ, एक पीआरओ रख देता हूँ। उस पीआरओ का काम क्या होगा कि वो जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँ उनको मीडिया में दे, ठीक है। या मेरी जो भी मैं जनता के लिए सोचता हूँ, मेरी सोच को जो मेरे एरिया है वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन उद्देश्य तो है ना पीआर का, बिना उद्देश्य का पीआर नहीं होता है, ठीक है। संस्थागत पीआर क्या है कि जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे सरकार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये जनसंपर्क क्या है, और जनसंपर्क का उद्देश्य संस्था के हिसाब से अलग अलग होता है। जिस तरह का नेचर संस्था का होता है, जिस तरह का कार्य प्रणाली संस्था की होती है, उस संस्था की कार्य प्रणाली के आधार पर उसका जनसंपर्क के उद्देश्य भी होते हैं। और जनसंपर्क के उद्देश्य के आधार पर वो अपने टूल्स भी, जो जनसंपर्क के टूल्स हैं, उनका उपयोग करता है, ठीक है ना। अब टूल्स क्या है, ये तो कॉमन बात है कि मीडिया टूल्स है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी टूल्स हैं। क्या हैं टूल्स, अलग अलग टूल्स हैं। जैसे अखबार हो गया, अखबार में क्या करते हैं, प्रेस रिलीज बना के, प्रेस नोट बना के हम क्या करते हैं, अखबार को दे देते हैं। नंबर एक बात, हमने अपना आप बनाई और एक प्रेस रिलीज, एक क्या करा, एक प्रेस नोट बना के मीडिया को सर्कुलेट कर दिया। दूसरा, एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्या बोलते हैं, बताओ, नहीं जानते। प्रेस वार्ता सुनिए, प्रेस सम्मेलन, प्रेस सम्मेलन बोलते हैं, पत्रकार सम्मेलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन, ठीक है। ये किसी विशेष उद्देश्य के या विशेष उपलब्धि पर जो है, जो या किसी विशेष योजना पर एक जितने भी पत्रकारों को सबको बुला के उनको संबोधित किया जाता है, एक सम्मेलन किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है पत्रकार वार्ता, ठीक है ना। पत्रकार वार्ता क्या है, वो क्या है, किससे ऐसा होता है बेटा। देखो, पत्रकार का मतलब पत्रकार, और प्रेस का मतलब व्यापक। उसमें टेलीविज़न का भी है, उसमें रेडियो का भी है, उसमें अखबार का भी है, उसमें मैगजीन का भी है, ठीक है। अब पत्रकार वार्ता मतलब पर्सनली पत्रकार किससे बात है, जो इंटरव्यू जैसे होते हैं। कोई आपने किसी अमर उजाला के पत्रकार को बुलाया, आपने अपने संस्था की कोई विशेष उपलब्धियां जो आप करना, उपलब्धियां या कोई योजनाएं आपकी है, वो आप डिस्कस करके और उसने बढ़िया सा आपका आर्टिकल छाप दिया। अब क्या समझे बेटे इसको अंतर? समझ गए ना, क्या समझे तिवारी अंतर? सर बहुत अच्छी बात बताइए। प्रेस वार्ता और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है और प्रेस वार्ता, ये दोनों जो दो चीज़ें हैं। और इसमें ये चीज़ है कि वार्ता में हम जो सामने वाले हैं, वो सर ने बताया कि जैसे इस संस्थान के बारे में बुलाया और बताया और अच्छी चीज़ें और वो छाप दिया, तो ये चीज़ें वार्ता होगी। बैठो बेटा, आप समझे नहीं ढंग से भी। हाँ गुड़िया, मनीषा। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, इधर इट इज टेलीविजन, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया, वो सभी होंगे, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और पत्रकार वार्ता, उसमें एक पत्रकार होगा, एक इंटरव्यू के फॉर्म में वो अपनी ठीक है, बात बताएगा। थैंक, बढ़िया। इसमें आकार का अंतर है बेटे, आकार का अंतर है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके ये क्या है, टूल्स हैं। ये क्या है, छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे छोटे इवेंट्स हैं। बैठ जाओ बेटे। अब बैठो। पूछना चाह रही शायद। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं, अपनी बात को अपने स्टेक होल्डर्स या जनता तक पहुंचाने के लिए आप मीडिया का किस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके, मैंने कहा था ना, पहले कहा था कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके टूल्स अलग होंगे और आपके इवेंट्स अलग होंगे।
ठीक है। एक आपने सुना होगा इवेंट मैनेजमेंट, सुना, पढ़ा भी होगा। तो इवेंट मैनेजमेंट भी यही होता है, ठीक है ना। तो इवेंट मैन आज अभी हम इसमें कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटीज, इस पर नहीं जा रहे हैं अभी, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें छोटा छोटा जो भी है, जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है पीआर की, ठीक है ना। तो इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई कार्यक्रम आयोजित करना, ये तो होता है ना, सिंपल भाषा में हम कहिए तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कार्यक्रम तो क्या है, शादी भी है, ठीक है। एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करवाना जिसका संबंध किससे हो, पब्लिसिटी से हो। किससे हो, पब्लिसिटी, क्योंकि हम तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं ना, है ना, हम तो पीआर के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे लिए तो शादी वाला इवेंट मैनेजमेंट तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हालांकि शादी अब तो उसमें भी पीआर आ गया है, ठीक है ना, अब तो उसमें भी पीआर आ गया है। अब तो अब तो सबसे ज़्यादा कैरियर की संभावना है तो पीआर की, यदि हम क्षेत्र में बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट में है, ठीक है ना। कुछ मत करो, अपने इवेंट मैनेजमेंट की एक एजेंसी खोल लो, फिर शादी करवाओ या शादी तोड़वाओ, है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इवेंट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा क्या है, टर्मिनोलॉजी है, जो कि पीआर के अंतर्गत आता है। पब्लिसिटी होगी, ब्रांडिंग होगी, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, सीएसआर हो गया, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इससे पहले पीआर की परिभाषा, पीआर का मीनिंग आपको आना चाहिए और इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए ये आपको आना चाहिए। एक पीआर प्रोफेशनल की हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एक जो पीआर पर्सन है, एक पीआर प्रोफेशनल है, एक पीआर जो मैनेजर है या कम्युनिकेटर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो क्वालिटीज है वो क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी। सबसे पहले ये नहीं कि उसको बीजेएमसी होना चाहिए, एमजीएमसी होना चाहिए। बिना बीजेएमसी और एमजीएमसी के भी क्या होता है, कोई बहुत अच्छा पीआर कर लेता है। लेकिन आजकल के स्किल्ड युग में, एक टेक्नोलॉजी के युग में, ये अपेक्षा की जाती है कि जो स्टूडेंट्स जर्नलिज्म के लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब क्या है, जो अभी थलेड़ी जी ने भी कहा था कि केवल पत्रकार बनना नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब है कि आपकी भाषा पर कमांड होना, आपको एक अच्छी भाषा का ज्ञान कराना, आपको लिखने की शैली आपके अंदर पैदा करना, ठीक है ना, किसी भी इवेंट्स को समझने की शैली आपके अंदर पैदा करना, आपके अंदर किसी भी, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़ सेंस कहते हैं ना, आपके अंदर न्यूज़ सेंस एस्टेब्लिश करना, एक अच्छे राइटर आपके अंदर पैदा करना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना, ये बेसिक एक जर्नलिज्म के, एक जर्नलिस्ट के क्या है पहचान, ये क्या होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं कि वो डिग्री लेने के लिए बीजेएमसी करते हैं, एमजीएमसी करते हैं। कम्युनिकेशन, जिसका नाम ही कम्युनिकेशन है, भाई पहले क्या था, सबसे पहले क्या हुआ भाई, पत्रकारिता तो हम कहते हैं, संवाद तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति तब से संवाद है, ठीक है ना। सतयुग में नारद जी, देव ऋषि नारद जी क्या कर, संवाददाता के रूप में काम करते थे। कुछ लोग उनको पत्रकार कहते हैं, वो पत्रकार नहीं थे, पत्रकार तो तब थी ही नहीं, संवाददाता थे, कम्युनिकेटर थे। क्या थे, कम्युनिकेटर थे, संवाददाता थे। अभी वो शिव जी और के पास, अभी विष्णु जी के पास, अभी ब्रह्मा जी, अभी जो है ना, तीनों ब्रह्मांड में विचरण करते थे और क्या करते थे, जो उद्देश्य, इसलिए उनको कॉमन भाषा में इसलिए उनको पत्रकार कहा गया, लेकिन उनको संवाददाता हम कहेंगे या कम्युनिकेटर कहेंगे, क्योंकि जो उद्देश्य आज के डेट में मीडिया का काम क्या है, सामंजस्य स्थापित करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सूचित करना, लोगों को जानकारी देना, यही तो मीडिया काम है। तभी तो समाज चलेगा ना। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा,
तब तक समाज कैसे चलेगा, संस्था कैसे चलेगी। तो उस समय क्या करते थे वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर त्रेता में हनुमान जी ने ये काम किया, हनुमान जी ने ये काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया ना। सुग्रीव को मिलाया, विभीषण को मिलाया, वहाँ भगवान श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुँचाया, ये किया, ठीक है। उसके बाद द्वापर में क्या किया, संजय ने जो है पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है धृतराष्ट्र को लाइव सुनवाया। तो ये तो चला। उसके बाद क्या हुआ, जब हम इसकी कलयुग की बात करें या हम इस सदी की बात करें तो क्या हुआ, क्या पत्रकारिता भोजपत्र से शुरू हुई थी, यहाँ से पत्रकारिता आया। पत्रकारिता जहाँ से लिखित रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, वहाँ से इसका नाम पत्रकारिता रखा गया। पहले भोजपत्र में लिखे जाते थे, जब प्रिंटिंग आ गई, मशीन मुद्रण वो आ गई, तब क्या हुआ, प्रिंटिंग होने लगी, वहाँ उसको प्रेस दिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गाड़ी के आगे प्रेस लिख देते हैं, समझ रहे हैं आप, लिखते हैं ना प्रेस। तो प्रेस क्यों लिखते हैं, आप ये बताओ, सोशल मीडिया वाला प्रेस लिख सकता है अपने गाड़ी के अंदर, बताइए आप। टेलीविजन वाला प्रेस लिख सकता है गाड़ी के अंदर आगे अपना, लिख सकता है। प्रेस का मतलब ये था, जर्नलिज्म की बात क्या है, प्रेस आया, प्रेस का मतलब मुद्रण, जहां से प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से खबरों का छपना शुरू हुआ, वहां से प्रेस हुआ। फिर उसके बाद क्या आया, जब रेडियो आया, और क्या हुआ कि कम्युनिकेशन, फिर ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कोशिश की गई कि भाई ठीक है, अखबार एक सीमित लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मैगजीन के माध्यम से सूचनाएं सीमित लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, वृद्ध लोग मतलब एक बड़े लेवल पर कैसे पहुंचाया जा सकते हैं, उसका नाम फिर मास कम्युनिकेशन पड़ गया। कैसे मास कम्युनिकेशन, मतलब द इंफॉर्मेशन कन्वे अमंग मास लेवल, लार्ज लेवल, ठीक है ना। फिर उसके लिए सबसे बड़ा चैनल क्या आया, टेलीविज़न आया, वो रेडियो आया। अखबार तो भाई मेरठ का अखबार, जब उत्तराखंड का अखबार मेरठ से छपता था, अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो हमारे उत्तराखंड की 3-4 खबरें उसमें छपती थी, ठीक है ना। जब देहरादून एडिशन शुरू हुआ तो फिर सारे खबरें छपने लगी। तो एक उसकी भी लिमिट है ना, एक हल्द्वानी मेरठ में अखबार छाप के आप जो है मुंबई कोलकाता तो नहीं भेज सकते ना सेम डेट में, इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या हुआ कि इसके लिए क्या हुआ, रेडियो, कि आप कहीं इंडिया के किसी भी कोने पर यदि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो किसी भी कोने पर आप जो है रेडियो सुन सकते हो। ये मास लेवल पे आ गया। फिर टेलीविज़न आया, फिर मास कम्युनिकेशन, उसका क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन लेवल पे आ गया। अब क्या आया, सोशल मीडिया। जब एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट जब आया तो क्या हुआ, एक नया नाम आ गया, क्या है, सोशल मीडिया। नहीं बेटा, एज ए जर्नलिज्म के स्टूडेंट हम न्यू मीडिया कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, न्यू मीडिया। सोशल मीडिया न्यू मीडिया का पार्ट है, ठीक है। अब न्यू मीडिया आया, अब जो है अखबार भी उसी में आ रहा है, रेडियो भी उसी में आ रहा है, टेलीविज़न भी उसी में आ रहा है ना। और इसको नाम दे दिया गया मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म, ठीक है ना। अब पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है ना, मुट्ठी में, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे मीडिया टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ कि सूचना तंत्र जो था वो क्या हुआ, समृद्ध हुआ, और आज पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में। तो कहने का मतलब ये है कि इसका फ़ायदा किसको मिला, हम पीआर की बात कर रहे हैं ना, किसको मिला, पीआर हमारा और क्या हो गया, सरल और सुलभ हो गया, इजी हो गया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी में वीडियो बनाइए अपने संस्थान का, अच्छा सा वीडियो बनाए, उसमें अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ। पहले क्या करें, स्क्रिप्ट लिखें, स्क्रिप्ट लिखने से पहले क्या करें, संस्था की सारी बारीकियों को समझें, जानें, रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद उसको स्क्रिप्ट के रूप में उसको लिखिए, और उसके बाद उसको जो है क्या करें, वीडियो शूट करें, विजुअल बनाइए, और उसके बाद उस पर वॉइस ओवर दें, और वॉइस ओवर देने के बाद छोटा से छोटा उसको करके एडिट करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसको एडिट करके आप उसको क्या करें, पॉडकास्ट करिए। पॉडकास्ट, अब पहले ब्रॉडकास्ट था, अब क्या आ गया, पॉडकास्ट, मतलब डिजिटल रूप में जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको पॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि प्यार हमारे पास अब बहुत ही अच्छे साधन है, प्यार
तो एक पीआर पर्सन, एक पीआर प्रोफेशनल, एक पीआर मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कि उसको अब जिस संस्था का के लिए वो पीआर कर रहा है उस संस्था की उसको जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस भाषा पर उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जिस भाषा में वो काम कर रहा है, हिंदी में कर रहा है तो हिंदी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश में कर रहा है तो इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है और वो किसी रूरल एरिया में जाके इंग्लिश का यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक पीआर कहाँ से होगा? और कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? भाषा पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसे आप शब्द प्रयोग ना करें जो बड़े टफ हों। मैंने आज संगणक संरचना संयंत्र पर काम किया, और सूक्ष्म सचल दूरभाष संयंत्र मेरे पास था। समझ पाएगा कोई गांव में? जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कॉमन सामान्य बोलचाल के भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग आपको करना चाहिए, ठीक है। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन हैं, जिनको आप डील कर रहे हैं पीआर के लिए, वो कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टूल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपका भाषा पर कमांड होनी चाहिए, जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हो उस संस्था की आपको सारी बारीकियां पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप संस्था के लिए जो पीआर कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, यदि आपका ऑब्जेक्टिव छात्र संख्या बढ़ाना है तो उसके हिसाब से आप क्या स्क्रिप्ट तैयार करिए, उसके हिसाब से आप जो है अपना टूल्स का उपयोग करिए। यदि आपको अपनी ब्रांडिंग बढ़ानी है, यदि आपको अपना जो है जो आपका प्रोडक्ट्स है उसको अधिक उसकी सेल बढ़ानी है, आपको उसकी मार्केटिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने पड़ेंगे, अपने टूल्स जो है यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पीआर। और तीसरा, आज के युग में क्या है कि मीडिया का यूटिलाइजेशन कैसे करना है आपको एक बेहतर पीआर के लिए, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। माना सपोज दैट आज की डेट में आप सोशल मीडिया को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। आपने कहा मैं तो मैंने अखबार वाले बुलाए, अमर उजाला, दैनिक जागरण या जो भी हैं, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने प्रेस रिलीज जारी करके उनको दे दी, और सोशल मीडिया न्यू मीडिया वालों को आपने बुलाया नहीं। तो यहाँ पर भी आपकी क्या है, योग्यता दिखती है कि आपको समय के अनुकूल, समय के हिसाब से क्या करना है, जिसका प्रचलन ज़्यादा है, जिसके माध्यम से आपकी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है, उसका भी आपको क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। सोशल मीडिया का है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, छोटे छोटे आप वीडियो बनाएं, छोटे छोटे ऑडियो क्लिप बनाएं, वीडियो क्लिप बनाएं, ठीक है। अपना संस्था का एक ब्लॉग बनाएं, अपने डिपार्टमेंट का ब्लॉग बनाएं, ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वालिफिकेशन क्या है, एक पीआर पर्सन के, एक पीआर मैनेजर के, एक पीआर प्रोफेशनल के, एक पीआर ऑफिसर के होनी चाहिए। उसका ये तो क्वालिफिकेशन है। अब गुण क्या होने चाहिए, ये कहते हैं ना, आपने देखा होगा, सर ने तो जर्नलिज्म में भी काम किया है, तो ये एक अच्छा और बेहतर पत्रकार वही है जिसका पीआर अच्छा है। क्यों? एक अच्छा जर्नलिस्ट और एक सक्सेस जर्नलिस्ट वही है जिसका पीआर अच्छा है। कैसे? यदि आपका पीआर अच्छा है ना, तो आपको सारे खबरें मिल जाती हैं, ठीक है ना। आप गए ऑफिस में, आपने अधिकारी के साथ बदतमीजी से बात करी, एक दिन जाओगे, एक दिन दूसरे गलती से बुला दिया अंदर, दूसरे दिन मना कर देगा, बहाना मार देगा कि मैं बिजी हूँ या हूँ नहीं। लेकिन यदि आपका पीआर अच्छा है, पीआर का मतलब व्यवहार, मैं अपनी भाषा में इसको परिभाषित करूँ तो पीआर का मतलब व्यवहार। आपका जनसंपर्क अच्छा तभी होगा जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप एक
अच्छा जर्नलिस्ट भी बनते हैं, एक अच्छा PR पर्सन भी बनते हैं। ठीक है ना। आप यदि पत्रकार रहते हुए आपका अच्छा स्वभाव है, अच्छा व्यवहार है, तो आप जिस भी ऑफिस में जाओगे आपको सारे खबरें मिल जाती हैं। ठीक है ना। आपको चाय भी पिलाते हैं, आपको सारे सूचना भी देते हैं। ठीक है। लेकिन उसका आपको क्या करना है, वो आपको मैनेज करना है कि आप कैसे उसको कर। ये नहीं कि आपको एक दिन चाय पिलाई, आपके व्यवहार को देखते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे ऐसे शेयर कर दी और आपने वो नेगेटिव छाप दी, तो वहाँ पर तो आपका व्यवहार दिख गया, दूसरे दिन आपको फिर नहीं मिलेगा। आपको बैलेंस बना के चलना है। तो PR का भी है कि PR आपका अपने संस्था की ब्रांडिंग, अपनी संस्था की पब्लिसिटी, अपने संस्था के पॉजिटिव छवि के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जो आपके संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के बीच आपकी छवि जब अच्छी होगी तब आपके संस्था की छवि अच्छी होगी। तो ये एक क्वालिफिकेशन और गुण क्या है, एक PR पर्सन के, एक PR प्रोफेशनल के हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं लास्ट में। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। मैंने एक PR किसी भी संस्था के लिए आज की डेट में जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं है, आपकी पब्लिसिटी नहीं है, तब तक आपका संस्था जो है आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। या किसी भी नेता की बात कर रहे हैं, यदि आपको राजनीति में सफल होना है, जब तक आपका PR अच्छा नहीं है, आपकी पब्लिसिटी अच्छी नहीं है, आपकी ब्रांडिंग नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सब तब कब होगा, जब मीडिया के माध्यम से हर लोगों तक आपकी बात जाइए, हर व्यक्ति आपको जाने। तो हर व्यक्ति कैसे जानेगा, या तो आप सभाएं कराओ, सभा कराना भी PR का एक पार्ट है, बैठकें कराओ, सभाएं कराओ, या फिर मीडिया का उपयोग करो। ठीक है ना। तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के लिए यदि वो आगे बढ़ना चाहे, अपने संस्था का डेवलपमेंट करना चाहे, तो उसको PR सेक्शन एक बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में PR सेक्शन है, PR यूनिट है। पहले ओपन यूनिवर्सिटी को कोई जानता नहीं था, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को कोई जानता नहीं था। मैं पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी सुना आपने, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ 7 साल पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद मुझे 15 साल यहाँ हो गए इस यूनिवर्सिटी में। जब हम यहाँ गए थे, मैंने यहाँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट शुरू किया, तो जब हम जाते थे तो नई नई यूनिवर्सिटी थी हमारी, लोग कहते थे ओपन क्या है, ये क्या है मुक्त विश्वविद्यालय। लोग सोचते थे मुक्त का मतलब है कि यहाँ नकल होती होगी, मुक्त है, ऐसी डिग्री मिल जाती होगी बिना पढ़े लिखे। लेकिन उसके लिए हमारा क्या हुआ कि हमने एक PR यूनिट इस्टेब्लिश की, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक PR यूनिट इस्टेब्लिश की हमने, और हमने जाके गाँव में, शहरों में सभाएं करवाएं, सेमिनार करवाएं, संगोष्ठियाँ करवाएं, और उस रीजन के जो लोकल जर्नलिस्ट थे, उस रीजन के लोकल जो जर्नलिस्ट थे उनको उसमें बुलाया और कंसेप्ट क्लियर करके उस क्षेत्र में वो अखबारों में छुपाए। उस समय तो अखबार, सोशल मीडिया था नहीं इतना, तो जिससे लोग धीरे धीरे समझे। फिर हमने जगह जगह संगोष्ठियाँ कराई, सेमिनार करवाए, फिर हमने कम्युनिटी रेडियो इस्टेब्लिश किया, फिर कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी के सारे प्रोग्राम को संचालित किया। ठीक है ना, सेमिनार करवाए, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि PR किसी भी संस्था की छवि को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए PR का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए यहाँ किसी भी संस्था में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या PR पर्सन की आवश्यकता होती है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी संस्था हो। आपने देखा होगा मंत्री के PRO भी होते हैं। अब मंत्री के PRO कैसे होते हैं वो आप जानते हैं, है ना। तो मंत्री के PRO कुछ दूसरे तरह के होते हैं। ठीक है, उनको PR का P और कुछ R कुछ पता नहीं होता है। वो प्योर रेवेन्यू, PR का मतलब उनके लिए प्योर रेवेन्यू कलेक्ट करना। Can I ask a question, sir? हाँ, You are talking about politics and all. So my question is that how is PR used in politics and what are the ethical considerations? PR में आज की डेट में देखो, राजनीति एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। लोकतंत्र में बहुत ही बड़ा राजनीति का बहुत बड़ा रोल है।
कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अपनी पार्टी के जो उसके एजेंडे हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अपना आप तो जा नहीं सकते। तो पीआर एजेंसीज का भी उपयोग करता है, इसीलिए जगह जगह आपने देखो बहुत सारी पीआर एजेंसी भी इस्टेब्लिश हुई हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुई है। एडवर्टाइजिंग भी पीआर का एक पार्ट है। पीआर एडवर्टाइजिंग क्या है? पीआर का एक टूल है, पीआर का एक टूल है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज के डेट में तो टोटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये जो है आपने देखा आपका ये जो एक्स है इसमें क्या है, जब ट्विटर था पहले अब एक्स हो गया, तो क्या था उसमें राजनीतिक सारे लोग कौन जुड़े हुए हैं? पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं। वो अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की उपलब्धियां, अपनी पार्टी की जो भी स्कीम्स है लोगों को प्रभावित करने के लिए उस पर क्या करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर क्या करते हैं, करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है। My question was that what is the ethics and morality in PR? पीआर की मोरालिटी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जनसंपर्क की जो नैतिकता है वो ये है कि वो तथ्यपरक बातें रखें, तथ्यपरक बातें रखें। तथ्यपरक बातें रखेंगे तो credibility नहीं लगेगी, तो वो ऐसा होता है ना, देखो ठीक है, वो जो चीज़ें चल सकती है ना वहाँ तक एक लिमिट तो होगी ना हर चीज़। आप बोलो कि हमारे नेता जो है कि वो तो बड़े वैसे, वो तो जनता के सामने दिखेगा ना, आप झूठ बोल के क्या करोगे फिर? बताइए ना आप ठीक है, आपको योजना बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोपेगेंडा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए पीआर का एक पार्ट भी है प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। लेकिन जो एथिक्स है, एथिक्स तो यही है ना कि जो चीज़ है वो आप जनता तक पहुंचाएं और उसका सामंजस्य स्थापित करने का काम करें, आप ब्रांडिंग करें, छवि सुधारने का काम करें। अब उसका देखो उसका तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें एक दुरुपयोग करना है, दुरुपयोग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब ये चीज़ इसका भी दुरुपयोग होता है, कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कुछ इसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। तो पीआर का मतलब ये है कि जो एथिक्स है, मॉरलिटी जो है किसी भी पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए जो पीआर की मॉरलिटी है वो ये होनी चाहिए, वो यही नहीं होनी चाहिए कि जो उसके ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिवों तक को जनता तक पहुंचाए। एक बार होगा ना, दूसरी बार तो नहीं होगा। एक बार तो आप भ्रमित कर दोगे प्रोपेगेंडा से, लेकिन दूसरी बार तो नहीं कर सकते। वो तो आखिर में काम तो आपकी मॉरलिटी आएगी ना, है ना। आपकी रियलिटी आएगी, आपकी मॉरलिटी आएगी। जहाँ रियलिटी वहाँ मॉरलिटी, है ना। लेकिन जहाँ तक इंडियन पॉलिटी का संबंध है कुछ नेता बार बार भी कर लेते हैं। अब वो तो देखो ना, अब कुछ लोग तो देखो कुछ कंपनियां क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन क्या वो चल पाते हैं? नहीं चल पाते ना। तो वो इस्टेब्लिश तो वही रहेगा ना जहाँ जिसके अंदर रियलिटी और मॉरलिटी हो, वहाँ स्टेबिलिटी है। जहाँ रियलिटी नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, वहाँ स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। आप एक दिन बनाओगे, 2 बार बनाओगे, तीसरी बार आपका प्रोडक्ट्स के बारे में आपने खूब बड़ा चढ़ा के ब्रांडिंग कर दी, लेकिन क्या हुआ कि उसमें सारी चीज़ें जो है फर्जी, वो नकली है, तो एक दिन क्या होगा आपका फिर। तो लंबा स्टेब्लिश के लिए तो रियलिटी और मॉरलिटी इज़ मस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये है तो कैरियर की संभावनाएं जो है कि आपका सरकारी संस्थाओं में, कॉरपोरेट सेक्टर में भी है। कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े जो औद्योगिक घर हैं, जितने भी आप रिलायंस को, जियो को देखें, वहाँ कॉरपोरेट कम्युनिकेटर की पोस्ट होती है, पीआर पर्सन की पोस्ट होती हैं, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट करके लोग एजेंसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एड एजेंसी करके आप वो कर सकते हैं, एड एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है ना, पीआर एजेंसी, ठीक है ना। तो आप अपनी पीआर एजेंसी भी खोल सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप इनमें काम भी कर सकते हैं। तो आप पीआर पर्सन, पीआर प्रोफेशनल, पीआर ऑफिसर और पीआर मैनेजर के रूप में आप क्या करते हैं, गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, और ये गुण आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप अच्छा पीआर पर्सन, अच्छा पीआर प्रोफेशनल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो और किसी को क्वेश्चन पूछना है? आप बताओ बेटा, इवेंट मैनेजमेंट क्या है, आप बताओ। तो आप इधर ही बीच में जो बैठे, आप हाँ जैकेट, हाँ
इवेंट मैनेजमेंट क्या है? कोई भी इवेंट को मैनेज करना। किस तरह से? ये एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे, एज ए PR पर्सन? हाँ। ओके, जो इवेंट मैनेजमेंट, जो इवेंट करवा रहे, ठीक है, और जो ऑफिस है, तो उस दोनों के बीच PR होते हैं, ठीक है, जो मतलब कंपनी है उनके बीच और जो कस्टमर उनके बीच वार्तालाप करते हैं। क्या करना है आपको वहाँ पर? क्या करेंगे? मतलब उनके जो कंपनी की जो भी अच्छी चीजें उनको बारे में बताना है कि आपको ये मिलेगा, इतने में ये मिलेगा। वो तो पब्लिसिटी होगी ना, वो तो मार्केटिंग है। पब्लिसिटी तो पब्लिक में हुई ना, वो तो पर्सनली हम जाके कस्टमर मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। इवेंट मैनेजमेंट तो सर देखना, इवेंट मैनेजमेंट बैठो नीचे। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने संस्था के ब्रांडिंग के लिए कोई इवेंट रख रहे हैं, तो इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके पीछे क्या है? ब्रांडिंग है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रांडिंग है। या जैसे अब बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी खुल गई हैं जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाती हैं किसी भी संस्था की, ठीक है ना। और अब तो शादियों में भी जो है इवेंट मैनेजमेंट जो एजेंसी है वो शादियाँ भी करवा रही हैं, ठीक है ना। तो उनका सारा काम क्या है? इस सारा प्रोग्राम को मैनेज करना है और उसके साथ साथ उसकी पब्लिसिटी भी करनी है, ठीक है ना। तो इवेंट मैनेजमेंट पब्लिसिटी के लिए आप एज ए PR पर्सन करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ बेटा सर, मेरा एक क्वेश्चन करियर से नहीं बट पब्लिक रिलेशन की प्रोसेस से है। जब हम पब्लिक रिलेशंस में मीडिया पिचिंग करते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हम जो है अब जर्नलिस्ट नहीं रहे और हम स्टोरी कवर नहीं करते जब हम पिचिंग करते हैं, और एक्चुअली में वो स्टोरी कवर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी बार ऐसा झूठ बोला जाता है जब हम ऐसा काम करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? बेटा ये तो क्वेश्चन जो है ना, ये तो व्यक्ति विशेष का है। हाँ, वो ऐसा ना कि कोई जर्नलिस्ट ऐसा कर रहे हैं कि हम स्टोरी कवरेज नहीं कर रहे हैं। सर बट बहुत सारे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट को ही देखा है कि वो ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? कि लाइक हम इस पब्लिकेशन में हैं बट हम पब्लिक रिलेशन में हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए HT के किसी जर्नलिस्ट को हमने मीडिया पिच करने के लिए कॉल किया, हाँ, तो वो सीधा ये बोलते हैं कि हम अभी जो है वो इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं आपकी बीट पे, एंड आप अच्छा, वो बीट करता है। मैं समझ गया, वो तो बैठो बीट करता है बेटा। बेटे। ऐसा होता ना, देखो एडिटोरियल विंग एक बहुत बड़ा सेक्शन है मीडिया का, ठीक है ना। और एडिटोरियल में बीट्स भी होते हैं, बीट होती हैं अलग अलग। कोई पॉलिटिकल बीट करता है, पॉलिटिकल में भी अलग अलग है। कोई BJP को कवर करता है, कोई बसपा को करता है, कोई सपा को करता है, कोई कांग्रेस को करता है। तो यदि बाय द वे आपने कांग्रेस वालों को फ़ोन कर दिया एग्जाम्पल के तौर में, और आपका कार्यक्रम है BJP का, तो वो क्या कहेगा कि मैं तो कांग्रेस को कवरेज करता हूँ, आप जो है BJP वाले से संपर्क करिए। या एक क्या होता है, कभी कभी ब्यूरो चीफ होते हैं, ब्यूरो चीफ सीनियर लेवल पे होता है, तो ब्यूरो चीफ से नीचे क्या होता है? रिपोर्टर होता है। तो कई बाय द वे आपने ब्यूरो चीफ को फ़ोन कर दिया किसी पर्टिकुलर, आपने कहा कि आज हमारे यूनिवर्सिटी में एक बढ़िया सेमिनार है एजुकेशन पे, डिस्टेंस एजुकेशन पे एक सेमिनार है, आप आइए। तो ब्यूरो चीफ क्या कहेगा? वो कहेगा बेटा ऐसा है कि ये हमारा रिपोर्टर है, हम इसको कवर नहीं करेंगे, हमारा रिपोर्टर इसको कवर करेगा, ठीक है ना। या आपने साइंस जर्नलिस्ट को फ़ोन कर दिया, आपका प्रोग्राम एजुकेशन का है, आपने साइंस जर्नलिस्ट को फ़ोन कर दिया। तो बीट्स होती हैं, अलग अलग सेक्शन के रिपोर्टर अलग अलग होते हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। सर की बात में एक ऐड ऑन मैं ये करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो ये उस टाइम पे आती है। आजकल क्या है कि ये मार्केटिंग का ज़माना है, न्यूज़पेपर्स में मार्केटिंग सेक्शन जो है वो हावी है। आज से 10-15 साल पहले न्यूज़पेपर्स के अंदर एडिटोरियल का दबदबा होता था, मार्केटिंग वाले वेट करते थे। अभी सिनेरियो उल्टा है। तो जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस तरीके के मतलब हम अगर उसको देसी उसमें कहें कि लफड़े या पछड़े में पढ़ने से बचने के लिए वो कहते हैं कि हम इसको कवर नहीं करते। इट मीन्स कि आप मार्केटिंग वालों के थ्रू जाइए तो आपकी खबर जो भी स्टोरी है उसको वो इंटरटेन करेंगे, वो लगाएंगे अपने स्टोरी में, अदरवाइज वो नहीं लगाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट उनसे ये पूछता है कि आपने ये खबर इतने 3 कॉलम 4 कॉलम में लगवाई या 1 कॉलम में लगवाई, तो इसके बदले में आपको एडवर्टीजमेंट कितना मिला, रेवेन्यू कितना आप लेके आए। तो इसलिए वो सिरे से मना कर देते हैं। ये मेन रीज़न है। आज के डेट में ये भी एक कारण है इसका। तो ठीक है, किसी और को कोई सवाल? क्वेश्चन और है। हाँ बताओ बेटा। अपॉर्चुनिटी की बातें हो रही ना, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द यंग प्रोफेशनल्स नाउडेज? चैलेंजेस क्या क्या है?
पीआर प्रोफेशनल के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं आज की डेट में। पीआर क्योंकि एक तो चैलेंजेस ये कि टेक्नोलॉजी उसको क्या हैंड्स ऑन होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ में एक जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके हिसाब से जो अब एआई का ज़माना है, एआई का ज़माना है। आप पीआर जो है ट्रेडिशनल चल रहे हैं, आपका पीआर ट्रेडिशनल है, आप ट्रेडिशनल पीआर करते हैं, लेकिन आज की डेट में एआई के ज़माने में आपको एआई के हिसाब से आपको स्किल्ड होना चाहिए। नंबर एक बात, यदि आप अपना आपको जो है वो नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप स्किल्ड नहीं होंगे, एआई के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप बेहतर पीआर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रेडिशनल है। तो आपको अपने आप को क्या करना, अपडेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि आज के डेट में हम बात करें तो सोशल मीडिया के आने से क्या हो गया, फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन बहुत क्या हो रही है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा, और पीआर प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा साधन है, सरल और सुलभ साधन, जिसमें हर व्यक्ति इन्वॉल्व है। हर व्यक्ति क्या कर सकता है उसमें, वो कर सकता है। तो प्रोपेगेंडा के लिए क्या है, सोशल मीडिया एक सशक्त टूल्स है। आप जो मर्जी क्या करो, उसमें वायरल कर दो, बिना रिलायबल, बिना ऑथेंटिसिटी के जो है उसको आप जो है आपने बनाया और आपने उसको वायरल कर दिया। तो कहने का मतलब एक चैलेंज, ये बहुत सारे चैलेंजेज है। वहाँ पर आपको क्या करना है कि उसके सोर्स को, उसकी रिलायबिलिटी को, हर चीज़ को चेक करना है, तब जाके आप उसको आगे करेंगे। बाय द वे, आपने अपने संस्था की जो है एक बढ़िया सी वीडियो बनाई है, आपने उसको वायरल किया। आप तो इमेज बनाना चाहते थे अपने संस्था की, पता चला वो एआई में उसको एडिट करके कुछ और ही उसको वायरल कर दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, वो तभी कर पाएंगे जब आप टेक्निकली क्या होंगे, साउंड होंगे। आप अपने आप को अपडेट करते रहोगे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको अपना आप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। एआई के ज़माने में आप ट्रेडिशनल हिसाब से नहीं चल सकते। कि केवल जो है संस्थाओं के लिए हम पीआरओ नहीं होते, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हो सकते हैं। हमारा जीवन जो है वो संपर्क से चलता है। यदि हमें अच्छे व्यवहार कुशलता है, हमारी भाषा पर नियंत्रण है, और हम बहुत सच बोलते हैं, यथार्थ में जीते हैं, सत्य में जीते हैं, तो जीवन बेटे केवल एक संघर्ष नहीं, उत्सव भी है। अगर हम उत्सव की तरह लेंगे तो हमारा सामाजिक जो है व्यवहार ठीक होगा, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा। ये भी एक हमारा व्यक्तिगत जनसंपर्क है। समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमें मान्यता मिलेगी। इसी बात को यदि आप व्यक्तिगत जीवन में जो अपनाएं, अपनी भाषा ठीक रखें, शिष्टाचार से प्रयोग करें, सहयोगी की भावना हो, ये चीज़ जो है, यही गुण जो है पीआरओ के हैं। जब आप उसमें बनते हैं, जनसंपर्क अधिकारी बनते हैं या करते हैं, तो ये गुण उसमें है। यदि ये बात हमने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सफल होंगे। तभी देखना कि जीवन संघर्ष नहीं, एक उत्सव बन जाएगा। करके देखिएगा। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर रयाल साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारी, समसामयिक जानकारी दी होगी, और उसमें जो है प्रोफेसर त्यागी सर ने जो एक बहुत नपी तुली शब्दों में जो बात कही ना, वो आपके लिए अमृत समान है। अब मुझे याद आ गया है पीआर पब्लिक रिलेशन के नाम। मैं 1986 में मैं पीआरओ का इंटरव्यू देने गया इंडियन ऑयल में। इंडियन ऑयल जैसी कंपनी में पीआरओ का इंटरव्यू देने के लिए होटल कनिष्का दिल्ली में, 5 स्टार होटल, वहाँ बुलाया साहब हमें। हमने भी सूट वूट सिलवा के गए वहाँ। और जब वहाँ गए तो मुझे लगा कि 6 मेरे मित्र वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। किसी ने बताया नहीं कि हमने अप्लाई किया, 6 वहाँ बैठे हुए। तो कुल उन्होंने 10-12 लोग बुलाए हुए थे, 12 लोग थे, जिसमें हम 6 एक ही विश्वविद्यालय के थे। लेकिन हम 6 में से एक भी नहीं निकल पाया। क्यों बोलिए? मैं वो बताना चाहता हूँ। अगर आप जैसी एजुकेशन हमें मिली होती ना, हम निकल गए होते। तब जर्नलिज्म में एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, और हम ग्रुप डिस्कशन में नहीं आ पाए आगे। ग्रुप डिस्कशन में नहीं आ पाए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। तो हम इंडियन ऑयल में बस 4 पोस्ट थी, मुझे मालूम है 4 पीआरओ की पोस्ट थी, और 4 में से हम 6 में से, मतलब ये था कि 2 लोगों का तो होना ही होना है, मेरा और एक हमारे और थे प्रोफेसर, वो भी बेचारे स्वर्गीय हो गए, प्रोफेसर मदन स्वरूप रावत। तो हम दोनों का होना ही होना है, बस हो रहा है, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो मैंने बाद में जब स्पेकुलेट किया कि क्यों हम पीछे रहे, तो यही था कि
हमारा जो मेरा जो है या हम सब का जो है कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं रहा होगा उस ज़माने में, और हम ग्रुप डिस्कशन में रह गए। नंबर एक बात। फिर मैं ONGC में PRO का इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ भी 3 लोगों को बुलाया हुआ था, 3 हम 7 अभिन्न मित्र। एक मैं हो गया, एक सुभाष गुप्ता जी, प्रोफेसर सुभाष गुप्ता, वो भी आजकल प्रोफेसर जर्नलिज्म के उसमें ग्राफिकरा में, वो, और रजनीश त्रिवेदी, गिरजा शंकर त्रिवेदी जी के सुपुत्र। हम तीनों मित्र थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। जब ONGC में गए तो उनके रजनीश जी, क्योंकि हम दोनों जॉब में थे, रजनीश जॉब में नहीं थे, तो उनके पिताजी ने, गिरजा शंकर जी ने कहा बेटा तुम तो ये हो जाओगे। तो हमने कहा आप रहने दीजिए, क्योंकि जौहरी लाल जी तब ONGC के जो थे चीफ चेयरमैन, वो उनके मित्र थे। तो हमने कहा ठीक है। तो मेरा 2 बार का वाकया है। आपको पता नहीं कितने वो मिलेंगे ऐसे अवसर, आप मत चूकिए। और जर्नलिज्म की जहाँ तक बात है, बहुत लोग गलत प्रचार भी करते हैं। वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोफेसर है भाई, दिख नहीं रहा आज। हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं कई, इतने वैसे लोग हैं ना हमारे। अच्छा ये बैठा हुआ, अच्छा ये सेल्फ डिक्लेयर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ जॉयस नहीं है ना। उठिए बोलिए। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जर्नलिज्म के आज कितने प्रोफेसर वाइस चांसलर बने हैं? 3-4 तो मेरे खास मित्र हैं जर्नलिज्म एजुकेशन के। प्रोफेसर शंभुनाथ जी तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। निरंजन बालवी, वो साउथ गुजरात हैं। KG सुरेश तो खैर उनका मैं उनको उसमें नहीं रखता मैं, वो भी हैं। और प्रोफेसर निरंजन, वो मैसूरू यूनिवर्सिटी के वो थे, अभी वो साउथ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। एक अनिल राय जी थे, वो सीकर के वाइस चांसलर बने। और कई हैं, सुभाष धुलिया साहब वाइस चांसलर हैं, वो भी पत्रकारिता और भी कई लोग हैं ऐसे। मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों का आप लोग अपना मनोबल ऊंचा रखें, क्योंकि आप लोग यहाँ ना वो डिस्करेज करने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डिस्करेज ना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उनको भी बोलता हूँ जो सबसे मतलब स्लो लर्नर है, उसको भी बोलता हूँ, मेरा उन पे ध्यान रहता पहले कि मैं अपने स्लो लर्नर को फास्ट लर्नर बनाऊँ। तो ये बात थी, और आपको मिलाने का मकसद भी यही है, बड़े लोगों से मिलाने का, कि आप लोग थोड़ा सा अपडेट होते रहें। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग अपने उसमें याद रखें। हमारे कर्नल साहिबान सिर्फ MJMC करने क्यों नहीं किया इन्होंने? MA पॉलिटिकल साइंस और MA वो क्यों नहीं करा? MBA फलां, वाई दे आर कमिंग, लगातार आते हैं हमारे यहाँ। तो एक इस सब्जेक्ट का एक आकर्षण है, क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको सब्जेक्ट जर्नलिज्म के अलावा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये। आप जो बोलता हूँ मैं, आप एक विषय के मास्टर नहीं बन रहे हैं, आप हर विषय के मास्टर बन रहे हैं, हर विषय को आप वो कर रहे हैं अपने आप में। तो इसीलिए मेरी जर्नलिज्म की परिभाषा आपको मालूम है, जर्नलिज्म बनने के लिए जर्नलिस्ट बनना है। द डे यू विल बिकम जर्नलिस्ट, यू विल बिकम अपने आप ही आप जर्नलिस्ट। थैंक यू। आज जो है आपने ये सुना होगा, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, PRSI बोलते हैं, जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो पूरे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को जोड़ के रखती है, और आप लोगों को भी उसका मेंबर बनना चाहिए। अजीत पाठक जी उसके प्रेसिडेंट हैं, और अजीत पाठक जी का जन्मदिन भी है। मैं सुबह बात भी कर रहा था कि प्रेस उसमें, तो ऐसी जो एसोसिएशन है इसके आपको मेंबर भी बनना चाहिए। मेंबर बनने से आपको ऑल इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर मिलता है। तो PRSI के बारे में आप जरूर जानिए। हमने यहाँ भी हमने यहाँ भी बनाई हुई है मेरठ चैप्टर में। तो PRSI का मेंबर बनिए, और उसके एक्टिव वो रहते हैं, वो जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें ऑल इंडिया लेवल का होता है। तो मैं और KL आर्यन जी ने हमने देहरादून में शुरू किया 98 में,
जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तो KLRN जी चीफ PRO थे उसके ONGC के, और ONGC अगर कॉरपोरेट क्षेत्र में कहीं भी जाएं, उनके PR ऑफिस देखिए आप तो आप चौंक जाएंगे। इतना बढ़िया हर चीज़ उनको मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, हर चीज़ में वो रहते हैं, आगे रहते हैं। और हर विभाग में PRO होता है। हर विभाग को एक डैशिंग पर्सनालिटी चाहिए होती है, और डैशिंग पर्सनालिटी वही होती है। तो PRSI का भी आप मेंबर बनिए। आज बहुत अच्छी इसमें बातचीत हो गई है, और इस बातचीत में ये भी बातचीत हो गई कि ये एसोसिएशन पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो उसको भी नोट करिए आप जरूर। उसके ऐसी सोसाइटी के बारे में, एसोसिएशन के बारे में आपको नॉलेज 1965 में एस्टेब्लिश हुई थी। हाँ।